अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो इंडेक्स फंड्स के बारे में है और स्पेसिफ़िकली अल मीज़ान इंडेक्स फ़ंड के बारे में पूछा था मोहम्मद रिज़वान ने अपने एक कमेंट में। और उसके अलावा हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं हम, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक बंदा जिसने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए भी इंफॉर्मेटिव होगी, और जो काफ़ी अच्छे से करता आ रहा है उसको भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक एक्टिवली और एक पैसिवली। एक्टिव में ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद बनाते हैं, सारी रिसर्च खुद करते हैं कि कौन से स्टॉक्स आजकल आगे ऊपर जाएंगे, कौन सी अच्छी कंपनीज़ हैं, फिर कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, फिर उन सेक्टर्स में और उन कंपनीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक दफ़ा। फिर हर कुछ अरसे बाद साथ साथ उनको देख भी रहे होते हैं, हर 3 माह बाद उनकी रिपोर्ट्स पढ़ रहे होते हैं। फिर ये भी डिसाइड कर रहे होते हैं 3 माह बाद, जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, कि इस स्टॉक को वेदर आपने रखना है या इसको बेचना है या इसको बढ़ाना है। अपनी पोजीशन सारी कंसिडर करके और हर चीज़ पे नज़र आपको रखनी पड़ती है। डे टू डे प्राइस तो आप नहीं देख रहे होते और वो रिकमेंडेड भी नहीं होता, लेकिन यह है कि आप उस पे कंपनी के फंडामेंटल्स पे आपको ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है उस केस में। और एक और होती है पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स की फिर एक कैटेगरी है इंडेक्स फंड्स, तो उसके थ्रू होती है। म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, उन्होंने अपनी, हर बैंक ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी साथ ओपन की हुई है। जैसे मीज़ान बैंक की बात कर लें तो उनकी फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी है अल मीज़ान। तो अल मीज़ान में डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट फ़ंड मैनेजर्स होते हैं। वो फ़ंड मैनेजर एक मेन जो फेस होता है उस फंड का, वो होता है, और फिर उसके साथ एक उसकी भी अपनी टीम होती है जो कि रिसर्च करके डिफरेंट आपके लिए स्टॉक्स ख़रीद रहे होते हैं, और वो स्टॉक्स ख़रीद के उन्होंने रखे होते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट करता है फिर उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट फिर वो और ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं वो ख़रीद रहे होते हैं। इस तरह से वो मैनेज कर रहे होते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो उस मैनेजमेंट में फिर यही आता है कि वो रिसर्च कर रहे होते हैं कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, और ये चीज़ें। इंडेक्स फ़ंड पे स्पेसिफिकली मैं बाद में आऊँगा, लेकिन वो कंपनीज़ को देख रहे होते हैं। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका स्टॉक अब नीचे चला गया है या आगे इतने अच्छे उसके नहीं फ्यूचर नज़र आ रहा, फिर उसको वो बेचना और उसके अल्टरनेट में चीज़ें लेना, तो वो सारा कुछ फिर आपके लिए एक फ़ंड मैनेजर ले रहा होता है। लेकिन वो उसकी फिर थोड़ी सी फ़ीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन वो बहुत माइनर होती है। तो खैर, ये हमने समझना था एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब स्पेसिफिकली हमने देखना है कि अल मीज़ान इंडेक्स फ़ंड जो है ये कैसा है। इस पे आने से पहले थोड़ा सा इंडेक्स फ़ंड की और बात कर लेते हैं। जैसा कि म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको बता दिया कि 10-15 लोग हैं या 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो पैसा आ गया बैंक के अकाउंट में एक स्पेसिफिक फ़ंड में। अब वहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन कौन से स्टॉक्स लेने हैं। तो जो इंडेक्स फ़ंड होता है उसके केस में फ़ंड मैनेजर का गोल ये होता है कि वो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज़ हैं उसकी जितनी भी वेटेज है कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। कैपिटलाइजेशन ये होती है कि आप एक कंपनी का शेयर 10 रुपये का और उसके 1000 शेयर्स टोटल है, तो उसकी टोटल मार्केट कैप बन गई 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000। इसी तरह एक कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस 5 रुपीज़ है और उसके 1000 ही टोटल शेयर्स हैं, तो उसकी मार्केट कैप बन गई 5000। तो उस मार्केट कैप की परसेंटेज के लिहाज से जितने पैसे इंडेक्स में टोटल पड़े हैं, वो फिर उसी परसेंटेज के लिहाज से वो शेयर उसने ख़रीदने होते हैं। और वो परसेंटेज किस चीज़ में, किसी भी इंडेक्स में। इंडेक्स ये होता है कि मसलन स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी इस्लामिक कंपनीज़ हैं उनको मिला के एक स्टॉक एक्सचेंज ने इंडेक्स बना दिया, उसमें फिर उसके साइज़ के लिहाज से हर कंपनी की वेटेज होती है, और उस वेटेज के लिहाज से फिर जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है तो उस इंडेक्स की वैल्यू, उसकी भी पॉइंट्स में वैल्यू होती है, वो भी ऊपर जाती है। फिर कोई बड़ा स्टॉक यानी कि नीचे ऊपर जाता है तो वो इंडेक्स जो है वो ज़्यादा मूव होता है ऊपर, और कोई छोटा ऊपर नीचे होता है तो वो कम ऊपर नीचे मूव होता है। इस तरह से डिफरेंट इंडेक्स हैं, जैसे KSE 100 इंडेक्स है, KSE ऑल इंडेक्स है। 100 इंडेक्स में टॉप 100 कंपनीज आती हैं, ऑल इंडेक्स में सारी कंपनीज आती हैं। फिर इस्लामिक कंपनीज़ के 2 इंडेक्स हैं, एक में
आल में सारी इस्लामिक कंपनीज आती हैं, उसमें कोई 152-53 इस तरह है। और एक फिर KMI30 है, उसमें कम कंपनीज आती हैं, 30 कंपनीज हैं। तो ये जो अलमीज़ान इंडेक्स फ़ंड है ना, वो KMI30 को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसके फ़ंड मैनेजर की एक टारगेट है कि उसने सारे स्टॉक्स उस रेशो से रखने हैं जितनी वेटेज है उन 30 कंपनीज़ की KMI30 इंडेक्स में। अब उस वेटेज पे वो रख रहा है, इंडेक्स तो ऊपर नीचे होता रहता है, फिर क्या फ़ायदा। वो फ़ायदा ये है कि इंडेक्स थोड़े से टाइम के लिए तो ऊपर नीचे होता रहता है। ये आगे जाके स्क्रीन पे आप देखेंगे भी कि स्टॉक कोई भी इंडेक्स थोड़े टाइम के लिए ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है। जैसे 2000s में KSE 100 इंडेक्स जो था वो शुरू में 2000 के करीब था, 5000 के करीब था, अभी वो लाख के करीब बैठा हुआ है, 80,000। इसी तरह ये जब बना था मीज़ान इंडेक्स तो 2012 के करीब KMI30 जो इंडेक्स है वो 9000 उसकी वो थी वैल्यू पॉइंट्स में। अब उन कंपनीज़ की कैपिटलाइजेशन इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो 1,26,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो किसी भी रिसेशन के टाइम ये वो थोड़ी देर के लिए नीचे तो जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट होती है ना इंडेक्स फंड्स में, वो लॉन्ग टर्म में करनी चाहिए। और आप उसको अगर मंथ टू मंथ एक स्पेसिफिक मनी अगर उसके अंदर पुट करते जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले तो ये KMI30 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, और बाकी इन्फॉर्मेशन हम स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं बाकी। अच्छा, ये स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। हमने बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स पे इंडेक्स फंड के बारे में डाटा निकाल लिया हुआ है। उस सारे को एक डिटेल में देखेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत सीखने का मौका मिलेगा इससे। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं। KSE मीज़ान इंडेक्स फ़ंड जो है उसकी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं वो। ये जो इंडेक्स फ़ंड है KSE मीज़ान इंडेक्स फ़ंड, ये जो है KSE मीज़ान इंडेक्स एक इंडेक्स है जो कि इस्लामिक कंपनीज़ है 30, उसमें उसको क्लोजली फॉलो करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव ये है। और फॉलो किस तरह करते हैं, इन्वेस्टिंग इन कंपनीज ऑफ द इंडेक्स इन प्रोपोर्शन टू देयर वेटेजेस, यानी कि जो उसमें 30 कंपनीज है ना, उनमें जो हर कंपनी की जितनी परसेंटेज है, मसलन आपको 4% है अगर मिसाल के तौर पे, तो वो 4% आपको के स्टॉक्स लेके रख लेंगे। अगर एग्रो फर्टिलाइज़र 3% है तो उसके 3% स्टॉक्स लेके रख लेंगे। तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा कि इंडेक्स जो है ओवरऑल जितना नीचे जाएगा इतना ही ये फ़ंड भी नीचे जाएगा, और जितना इंडेक्स ऊपर जाएगा इतना ही फ़ंड की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। और आपको ये चीज़ तो पता होगी कि इंडेक्सेस फॉर द टाइम बीइंग तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने जाना ऊपर ही होता है। ये हम इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको अभी पहले दिखा भी दूँ। ये इंडेक्स KSE मीज़ान इंडेक्स जिसको ये फॉलो करता है ना, ये 2010 में शुरू हुआ था 9,000 से या 11,000, हाँ। और ये चेक करें अभी 1 लाख से ऊपर जा चुका हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में वो करेक्शन ज़रूर आती हैं, इस पे भी बात करते हैं आगे जाके, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स हमेशा बहुत ऊपर जाते हैं और बहुत ही ऊपर चले जाते हैं अगर आप कुछ साल तक इंतज़ार कर लें तो। फिर वापस आते हैं उनके ऑफिशियल पेज पे ही। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में ये जस्ट बता रहे हैं कि वो उनके की ये स्ट्रेटजी है कि 85% हर वक्त इन्वेस्टेड रहने चाहिए पैसे, लेकिन 15% तक वो कैश रख सकते हैं। कैश का फिर ये फ़ायदा होता है कि कभी आपको किसी ख़ास स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो फिर आपको ये नहीं होता कि कुछ और बेच के आप उसमें आएँ, वो आप जो कैश है उससे भी फिर दोबारा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी बेनिफिट्स में एक वो चीज़ बता रहे हैं कि आपके जो प्रोफेशनल्स हैं ना, शायद आपका अपना तजर्बा इतना ना हो, प्रोफेशनल्स आपको मैनेज कर रहे होंगे फंड को, तो ये वो है। फिर अगर आप KMI30 इंडेक्स को फॉलो करना चाहते हैं तो इस इंडेक्स फंड में आ जाए। तो यहाँ तक तो वो जस्ट जैसे कह लें थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और तारीफ़ें थी फ़ंड की। अभी यहाँ पे असल इन्फॉर्मेशन आती है नीचे। ओपन एंडेड फंड है, यानी कि कोई भी एंटर कर सकता है। इंडेक्स ट्रैकर स्कीम, ये आपको समझ आ गया होगा कि एक इंडेक्स को ट्रैक करता है ये। फिर इसकी लॉन्च डेट जो है 2012 थी। फंड का टोटल साइज़ इस टाइम पे 3.83 बिलियन है। KMI30 इंडेक्स को कर रहा है फॉलो। और हाई रिस्क प्रोफाइल इसलिए है कि ये जो स्टॉक्स हैं ना, उनको वैसे भी हाई रिस्क प्रोफाइल में डाला जाता है, क्योंकि ये बिजनेसेस हैं, इनका कभी भी प्रॉफिट कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है,
इकॉनमी का भी इस पर असर होता है, तो उसको हाई रिस्क में ही डाला जाता है। लेकिन जितना रिस्क हाई होता है हर चीज़ का, उतना ही उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ये कोई इतनी वो डरने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडेक्सेस और कंट्री कम अज़ कम जब तक डिफ़ॉल्ट नहीं होता ना ये चीज़ें ऊपर ही जाती हैं। अच्छा, इसके बाद यूनिट टाइप्स ए एंड बी, ये इस फंड की एक इंटरनल कोई चीज़ होगी। मैनेजमेंट फ़ी इसकी जो है वो 1% है, यानी कि हर साल आपको जितना प्रॉफिट वगैरह या आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है तो उसका 1% जो है ये रखेंगे अपने पास मैनेजमेंट फ़ी, क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं आपके लिए। वो स्टॉक्स बेच भी रहे हैं, मुख्तलिफ टाइमों पे ख़रीद भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कौन सा स्टॉक अच्छा है, तो ये तो उनका हक बनता है। और 1% मेरे ख्याल में बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। तो ये कास्ट, इससे कभी भी ना डरें आप। अच्छा, दूसरी चीज़ है फ्रंट एंड लोड के, यानी कि जब आप पैसे डालेंगे तो मसलन अगर लाख आपने डाले तो 2000 तो शुरू में काट जाएंगे, यानी कि आपका 2% यहाँ पे भी गया। तो ये अगर आपने कुछ महीनों के लिए भी रख लिया ना, तो ये 2 मंथ्स 2% तो वापस आ ही जाता है। और लॉन्ग टर्म में तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपको ज़ीरो ही लगेगी कॉस्ट। फिर बैंक एंड लोड ये लिखा हुआ है, लेकिन ये बैक एंड लोड मेरे ख्याल है वो लिखना चाह रहे थे। तो इसका मतलब होता है कि एंड में जब आप पैसे निकलवा रहे हैं तो कितनी % वो रखेंगे अपने पास, वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं रखेंगे उस टाइम पे। अच्छा, ट्रस्टी जो है वो CDC है, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है। पाकिस्तान के जितने भी ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं उनको रिपोर्ट करते हैं और उनको उस लूप में शामिल करते हैं, बल्कि पैसे भी आपके उन्हीं के पास पड़े होते हैं जो कि ये इन्वेस्टेड होते हैं। ये एक रेगुलेटरी मेजर है, ये सब फंड्स की ट्रस्टी होती है। उसके बाद लिस्टिंग PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, फ़ंड मैनेजर का नाम आ गया। और ये फिर वो फ़ंड की रेटिंग है, डिफरेंट इदारे होते हैं डिफरेंट रेटिंग करने वाले। अच्छा, ये अब फ़ंड की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस भी हम देखते हैं, ये ज़्यादातर आपको पॉजिटिव में नज़र आ रही होगी, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम चले जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं। अब पहले हम देख रहे थे मीज़ान इंडेक्स फ़ंड को, जिस फ़ंड के बारे में हम बात करें आज। लेकिन अभी आ जाते हैं हम इंडेक्स को, KMI 30 इंडेक्स को, जो कि कराची मीज़ान इंडेक्स है, जिसको ये फ़ंड फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? इसमें मसलन फर्टिलाइज़र सेक्टर में एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो है, फिर इसी तरह लकी है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, इनके नाम आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो टोटल वेटेज है, अगर आप ये चौथी लाइन पे देखें, यानी कि हेडिंग के नीचे तीसरी लाइन, तो इसकी वेटेज 9% है पूरे इस KMI 13 इंडेक्स में। इसी तरह वेटेज जो है एंग्रो कॉरपोरेशन, उसकी 8% है। तो ये फ़ंड का भी टारगेट यही होगा कि इनकी वेटेजेस एग्जैक्टली यही रखें। जैसे किसी शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, जो कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ़ शेयर्स जो होती है, वो ओवरऑल बढ़ जाती है, तो उसकी वेटेज भी बढ़ जाती है। तो उस वक्त फिर ये फ़ंड मैनेजर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो फिर उसके स्टॉक्स या तो बेचे या फिर ख़रीदे। अगर तो बढ़ी है तो ख़रीदेगा, कम हुई है तो बेचेगा, और बाकी जिसकी कम हुई है दूसरे की वेटेज, उसके थोड़े से बेचे और उसको थोड़ा सा बैलेंस करे। तो ये हर माह साथ साथ फंड जो है बैलेंस हो जाते हैं। तो ये जितनी वेटेज है, इसी लिहाज से फिर ये कंपनीज, यानी कि आपको भी हम में उसमें नज़र आई, MEBL, एंग्रो, ये वो सारी कंपनीज़ हैं जो उस सर्कल पे नज़र आ रही थी आपको। ये उस वेटेज के लिहाज से ये बड़ी जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं उन्होंने ये लेके रखी हुई हैं। अब अदर्स में 25%, वो जो छोटी छोटी आपको नज़र नहीं आ रही थी ना, वो भी हैं। ये अब डिस्क्लोज जो डाटा होता है वो थोड़ी सी टॉप कंपनीज़ का ही फंड्स करते हैं, फिर ये नीचे उनकी जो परसेंटेज है बाकी वो रखी हुई है, यानी कि वो एग्जैक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कोई ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही कई सालों से नुकसान किए जा रही है और मतलब उसका कोई प्राइस भी नहीं बढ़ रही और कोई अपसाइड इतनी है नहीं, तो फिर ये फंड मैनेजर्स की भी यही कोशिश होती है कि फिर उसको स्किप कर दे, तो वो कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है अगर आप इस तरह फंड के थ्रू करते हैं। फिर हम इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। 5 साल की परफॉर्मेंस अगर हम देखें इंडेक्स की, जो कि KMI 30 इंडेक्स है, तो वो देखें 2021 से लेके तकरीबन 23 के हाफ के बाद तक ना, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट रही है तकरीबन। तो अगर आप इस फंड की 5 साल की परफॉर्मेंस पिछले की देख लें, तो वो भी एग्जैक्टली उसको फॉलो करिए, क्योंकि उन्होंने वेटेजेस वही रखी हुई थी। तो
वो परफॉर्मेंस उसकी इसी तरह है। अब जब मार्केट में परफॉर्मेंस बाद में वो बड़ा इंडेक्स, तो फिर फंड की वैल्यू भी इसी तरह ऊपर चलेगी। इसको हम इस चार्ट से देखते हैं। इस चार्ट की एक कैंडल, इसको कैंडल कहते हैं, और ये मसलन स्टार्टिंग प्राइस है, ये एंडिंग प्राइस है। ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि ये इस पीरियड में ऊपर गई है प्राइस, और रेड का मतलब है कि स्टार्ट यहाँ से हुई थी, एंड यहाँ से हुई है, और ये एक कैंडल एक मंथ को शो करती है। तो ये मंथली कैंडल चार्ट है इस KMI 30 इंडेक्स का। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरू से आहिस्ता 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 ये बढ़ता गया, फिर यहाँ पे जो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और अप डाउन्स आते गए, तो वो मीज़ान इंडेक्स भी ऊपर नीचे इसी तरह हो रहा था। तो इसी तरह जब ये नीचे हो रहा था तो इंडेक्स फंड भी ऊपर नीचे होता जा रहा था। तो इससे जिसने यहाँ पे परचेजिंग की सारी, उसको तो इस ऊपर नीचे होने का कोई नुकसान भी नहीं हुआ होगा। लेकिन एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि आप हर माह मसलन आप इस KSE इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। एक चीज़ तो ये है कि आप इंडेक्स फंड में अगर जब इन्वेस्ट करें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म में जो है वो इंडेक्स ज़्यादा ही होता है हमेशा। अगर किसी ने यहाँ पे परचेज़ किया था 5, 6, 7, 8 साल बाद, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि अब तो उसकी प्राइस काफ़ी ऊपर है। तो दूसरा, अब जब आप हर माह परचेज़ कर रहे होंगे, तो चाहे यहाँ पे जब नीचे से आपने परचेज़ करना शुरू किया तो आपकी एवरेज प्राइस इतनी कम होगी कि आपके ये जो ऊपर है, जो एवरेज कास्ट है, जो परचेजिंग प्राइस है, वो इतनी कम होगी कि आपको यहाँ पे भी फ़ायदा हो रहा होगा। फिर ये जब नीचे आ रहा होगा तब भी आपको इतना वो नहीं होगा। और फिर जो आप कम पे आपकी जो उसकी वैल्यू तो कम है, ये तो एक नुकसान है उस टाइम पे। लेकिन एक फ़ायदा उसका ये है कि आप हर माह यहाँ पे आप परचेजिंग भी कर रहे हैं, तो आपको पता है ये लॉन्ग टर्म में अप भी जाएगा। तो जब ये आगे गुजर जाएगा यहाँ से, तो आपकी एवरेज प्राइस फिर भी यहाँ पे ना ये इसके बराबर होगी ना इसके बराबर होगी, कहीं सेंटर में यहाँ पे होगी। तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ से यहाँ तक अब देखिए, जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाती है ना, करेक्शन भी इतनी तेज़ी से करती है। अब ये करेक्शन आती क्यों है? यहाँ पे किसी ने मसलन कोई स्टॉक्स खरीदे, क्योंकि ये स्टॉक्स की बेस पे है ना फंड इंडेक्स। तो यहाँ पे किसी ने स्टॉक्स खरीदे, अब यहाँ पे खरीद ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब उसने थोड़ा सा उससे प्रॉफिट तो लेना है वो, और जब वो कोई ख़रीद रहे थे काफ़ी लोग, तो ये ऊपर जा रहे थे। जब ज़्यादा लोगों ने बेचा तो थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर उसने कहा यार ये तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, फिर ज़्यादा लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया जब वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो फिर अच्छा, जितनी तेज़ी से अब कोई चीज़ ऊपर जाती है ना, अब यहाँ से यहाँ पे एकदम से तेज़ी से ना ऊपर चला गया, 3, 4, 5 माह में ही इतना ज़्यादा गेन कर लिया इसने, 54 से 74, 70 पे आ गया। तो इतने ही इनका प्रॉफिट बन चुका है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा आप थोड़ा सा इसको ना बेचो, प्रॉफिट ले लो, यानी कि एक वो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना, अभी तो वो स्टॉक्स में पड़ा हुआ है, वो बेचा, फिर थोड़ी वक्ती तौर पे प्राइस नीचे आई, फिर लोगों ने कहा इसमें तो प्रॉफिट बड़ा बनता है, फिर परचेजिंग शुरू कर दी, ऊपर चला गया। तो स्टॉक में एक्सचेंज इसी तरह साइकिल्स में चलती है। अब ये जो नीचे आया है ये पॉलिटिकल सिचुएशन और यहाँ पे कोविड की वजह से आया है। लेकिन जब लोगों को पता लग गया हाँ ठीक है यार, वो पॉलिटिकल वक्ती वो मसले थे, हल हो गए, फिर ये ऊपर जाना लग गया। फिर यहाँ पे इसने स्टेबल होके, जब ये परचेजिंग सेलिंग हुई एक जगह पे काफ़ी स्टेबल हुआ, तो फिर इसने एक बेस बना ली। अब लोगों का कॉन्फिडेंस भी हो गया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग परचेजिंग हो चुकी हुई है, एक इसकी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी बन चुकी हुई है, अब नीचे आया भी तो इससे नीचे नहीं जाएगा। तो वो फिर अचानक जब थोड़े से हालात अच्छे हुए तो एकदम से लोगों ने परचेज़ किया और ऊपर चला गया। और अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब है बैंकों में लोगों ने पैसे रखे हैं। तो कुछ अर्से बाद जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, इकॉनमी स्टेबल होगी, फिर और ज़्यादा लोग स्टॉक्स की तरफ आएंगे, तब इसकी अपसाइड और ज़्यादा है। फिर ये भी आपको समझ आ गई कि इसकी वेटेज के लिहाज से ये जो शेयर्स होते हैं वो लिए हुए होते हैं। बल्कि यहाँ पे कुछ की वेटेज हम यहाँ पे टैली भी कर लेते हैं। जैसे हबको की 11.8% यहाँ पे है, और इंडेक्स में अगर हबको को हम ढूंढना की कोशिश करें तो इसकी तकरीबन 14% यहाँ पे है। अब थोड़ी बहुत वेटेजेस की वेरिएंस आती रहती है, इनको शायद जो फंड मैनेजर है उसको किसी और फंड में ज़्यादा अपसाइड नज़र आ रही हो, लेकिन ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली वही वेटेजेस इन्होंने रखनी होती है। ये शायद अब कुछ अर्से बाद जैसे ही मतलब डे टू डे ये चेंज नहीं कर रहे होते ना वेटेज, हर महीने करते हैं या हर 3 महीने बाद करते हैं, तो वो कर भी लेंगे। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी इसी तरह आपके
मसलन आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर सेक्टर में खुद जाके नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खुद कर रहे हैं किसी स्टॉक में तो सिर्फ फर्टिलाइज़र में रखा हुआ है, फर्टिलाइज़र में नीचे चला जाता है तो फिर तो आपका नुकसान हो गया ना। तो ये वो जो चीज़ है ना कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, तो क्योंकि अंडे टूट भी सकते हैं, इसीलिए ये इंडेक्स फंड के थ्रू आपकी सब इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो गई। इन सब चीज़ों से इनको देखने के बाद हमने क्या सीखा कि एक तो इंडेक्स में फ़ंड में आप बग़ैर किसी इशू के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी इस महीने करें, थोड़ी अगले, ओके, आप ना एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको कहते हैं से उसके थ्रू चलें। मसलन आप एक अमाउंट सेट कर लें अपनी लिहाज से, मसलन 10,000 अभी इन्वेस्ट कर दिए, फिर अगले साल अगले माह 10,000 कर दिए, अगले माह 10,000 कर दिए, या क्वार्टरली रख लें। या अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह चलाते हैं तो आपकी हफ्ते के हफ्ते पेमेंट आती है तो हफ्ते के हफ्ते का रख लें, तो उस तरह से भी आप चल सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में टाइम बाय टाइम अब जिन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट की होगी, अगर वो थोड़ा सा आगे जाके वो करते कि यार ये तो मेरे बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, जब ये नीचे जानी शुरू हुई थी तो फिर तो उनके लिए मसला था। लेकिन उन्होंने अगर होराइज़न लॉन्ग टर्म का रखा हुआ है तो फिर उनके लिए टेंशन नहीं है। तो स्टॉक्स में हमेशा यही होता है कि आप जब पैसे डाल रहे होते हैं ना तो आपको ये नहीं पता होता, ये तो पता होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि मैं इससे जो है ना अगले साल निकाल लूँ या उस वक्त निकाल लूँ। फिर स्टॉक एक्सचेंज अपने लिहाज से ही आपको निकालने देती है, लेकिन वो थोड़ी अर्सा आप बेयर कर लें। जैसे ये 7 साल इसके थोड़े से मुश्किल थे, जिन लोगों ने बेयर कर लिया, जिन्होंने आगे पीछे आगे यहाँ पे तंग आके निकाल लिया वो तो गए, और जिन्होंने बेयर कर लिया वो फिर देखें यहाँ पे उनको अपनी वैल्यूएशंस काफ़ी, मसलन जहाँ पे किसी को अगर अपने अकाउंट में 3 लाख नज़र आ रहे हैं उसको यहाँ पे 2 लाख नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो बैठा रहा अगर तो यहाँ पे ये 6 बन गए। तो इस तरह से फ़ायदा होता है आपका इन्वेस्टेड रहने का और एक सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू चलने का। जो यहाँ पे लोग चलते रहे इनको तो हर साल ब साल फ़ायदा होता रहा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इकॉनमी या मुख्तलिफ वजह से नीचे भी आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ये इंडेक्स हमेशा ऊपर जाते हैं। किसी भी इंडेक्स को आप पकड़ लें तो इसी वजह से लोग इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये इतना फ़ायदेमंद होता है कि अगर कोई रोज़ाना ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसके सारे ट्रेड कभी पॉजिटिव में जा ही नहीं सकते। जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर हो उसको कभी नुकसान होगा, कभी फ़ायदा होगा, लेकिन आपने एक इंडेक्स फंड में किया हुआ ना तो उसकी जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस होती है ना, मसलन यहाँ से कहीं से 10 साल आपने रख लिया तो वो हर तरह की रोज़ाना के एक्टिव ट्रेडिंग को भी बीट करती है। तो मेरे ख्याल में तो आप इन ट्रेडिंग तो करनी नहीं चाहिए। वैसे कुछ लोग इस तरह करते हैं कि ये जो वेटेजेस हैं यहाँ से देख ली, वहाँ से देख ली, और उसी लिहाज से आपने ख़ुद एक फ़ंड बना लिया, यानी कि ख़ुद उतना उतना इन्वेस्ट करके ना, लेकिन उसके लिए आपको रोज़ाना देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी कितनी गई, उसके क्या फ्यूचर में अर्निंग कितनी आ रही है, फ्यूचर उसकी अपसाइड क्या है, तो वो उन सब को चीज़ों को करके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आप उसकी प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इंडेक्स फ़ंड में डाल लेते हैं तो वो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपके लिए जो वो कर रहे हैं इन्वेस्टिंग वगैरह और सब कुछ का चीज़ें देख रहे हैं, और बस वो अपनी थोड़ी सी फ़ीस ले रहे हैं उस चीज़ की। अच्छा, अब आपने ये इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी देख ली। अब इंडेक्स में जब भी आप इन्वेस्ट करें, सबसे पहले तो ये है कि आप लॉन्ग टर्म में के लिए इन्वेस्ट करें। वो उसमें ये होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। किसी थोड़ी अगर उसकी ट्रैजेक्टरी आजकल ऊपर जा रही है फिर शॉर्ट टर्म में भी आपको मिल सकता है, लेकिन यह है कि आप वो वाला पैसा उसमें ना डालें जो आपको 3 माह बाद, 6 माह बाद, 3 साल तक या इवन 2 साल तक चाहिए, क्योंकि वो आपने डाल दिया, थोड़ा ऊपर जाता गया, किसी टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई तो वो फिर उस टाइम पे नीचे होगा, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते, और अगर निकालेंगे तो आपको नुकसान होगा, यानी कि आपको पैसे कम मिलेंगे उस स्पेसिफिक टाइम पे नीचे होने की वजह से। लेकिन अगर आप अपना होराइज़न लॉन्ग टर्म का रखते हैं, उस मनी जो आपने इन्वेस्ट की हुई है उससे आपकी कोई शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसको मैंने कहीं और यूज़ करना है, तो फिर आप उसको अपनी मर्ज़ी के टाइम पे जब मार्केट ऊपर हो और वो इंडेक्स फंड भी काफ़ी ऊपर जा चुका हो तो आप निकाल सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करें। वो ये होता है कि आप हर मंथ टू मंथ ना एक स्पेसिफिक अमाउंट डालते जाते हैं। वो बेशक कोई स्पेसिफिक अमाउंट एग्जैक्ट ना भी हो,
लेकिन ये है कि आप जब मंथ टू मंथ डाल रहे होते हैं ना एक अमाउंट, तो वो कुछ अमाउंट आपकी डलेगी, इंडेक्स यहाँ होगा, फिर कुछ यहाँ पे जाएगा तो डल जाएगी, कुछ नीचे जाएगा तो डल जाएगी, कुछ उससे नीचे डल जाएगी। तो वो ओवर द लॉन्ग टर्म वो आपकी एवरेज आपकी कास्ट आ जाएगी, यानी कि सेंटर में कहीं उसकी कास्ट होगी। फिर वो जब लॉन्ग टर्म में वो इंडेक्स तो ऊपर ही जाना है, तो जब ऊपर जाएगा तो वो आपको एक काफ़ी अच्छी उस बैलेंस्ड कास्ट के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इंडेक्सेस का ये है कि जब तक कंट्री डिफ़ॉल्ट में नहीं जाता ना, वो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं। लेट मी रीआइट्रेट, आपने वो वाली मनी इंडेक्स फंड में डालनी है जिससे आपकी कोई स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जब आप किसी बगैर एक्सपेक्टेशन के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका रिटर्न नेक्स्ट लेवल होता है। वो उसमें फिर आपको कोई मतलब स्पेसिफिकली टाइम नहीं होता जब आपने उसको वापस निकलवाना होता है, आप अपनी मर्ज़ी से उस टाइम पे उसको निकलवा सकते हैं जब काफ़ी ऊपर गया हो। और ऊपर भी जा रही है मार्केट, तो ये नहीं कि इतना जी अब फंड ऊपर चला गया अब यहाँ से मार्केट क्रैश ना कर जाए, आप उस वक्त भी ना निकलवाएं, उसका अपना बस ऐड करते जाएं। अगर नीचे भी जाती है फिर भी और ऐड करते जाएं, तो वो जब लॉन्ग टर्म में एवरेज हो के आपको 6 7 8 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1-2 साल में रिटर्न नहीं मिल सकता, लेकिन 1-2 साल में मार्केट नीचे भी जा सकती है। जैसा कि अब 2024 में ये फंड्स, क्योंकि काफ़ी अरसे से मार्केट ऊपर नीचे थी और वो एक स्पेसिफिक जगह पे रुकी हुई थी, डिफ़ॉल्ट का डर भी सेंटर में आ गया था, तो मार्केट में काफ़ी प्रेशर बना हुआ था। वो ऊपर जाना भी चाह रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे बिजनेसेस तो प्रॉफिट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मार्केट एक जगह पे रुकी हुई थी। तो वो जब थोड़े से हालात बेहतर हुए तो एकदम से 60% तक मार्केट ऊपर गई है, और ये फंड सारे भी 60% तक ऊपर गए। तो ऐसा कोई सेंटर में पीरियड आपको मिल जाता है तो फिर तो आपके मज़े हो जाएंगे। अच्छा, इन ये फंड्स जैसा कि हमने अभी पहले समझा कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है, अब ये जो फंड है ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल अगर आपने शुरू भी किया ना इन्वेस्टमेंट, तो आप अलमीज़ान का अकाउंट खुलवा के इसमें ये पैसिव इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। उसके साथ साथ आप कंसिडर करें कि आपने अपना भी अकाउंट खुलवाना है स्टॉक एक्सचेंज में, ब्रोकर का अकाउंट, और आपने ख़ुद भी स्टॉक्स में काम करना है। तो उसके लिए आप फिर क्या करें, अगर तो आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कहते हैं यार मैं तो ये इन मसलों में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं देखना चाहता, फिर तो आप बिल्कुल ही इंडेक्स फंड्स और इस तरह दूसरे म्यूचुअल फंड्स जिनके बारे में मैं इस चैनल पे बात करता रहता हूँ उस पर रहें। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, फिर आप ये कर सकते हैं कि ये इन फंड्स की ना फंड मैनेजर रिपोर्ट्स होती हैं, और जैसा कि हमने देखा डिफरेंट साइट्स पे काफ़ी डाटा मिल जाता है कि ये फंड्स ने डिफरेंट फंड ने किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक तो वो देखें। फिर आप उनको की रिपोर्ट्स पढ़ना सीखें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे SCS ट्रेड पे, किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के पेज पे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे उसकी अर्निंग पर शेयर पिछले साल की, पिछले क्वार्टर की, पिछले कई सालों की, और फिर उसका ट्रेंड, फिर उसके बाद उन्होंने जो डिविडेंड्स दिए हैं उनका ट्रेंड, फिर उनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ना उन पे जो कर्ज़े हैं, कर्ज़ों का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो, फिर डेब्ट टू एसेट्स रेशोज़, और फिर बुक वैल्यू के बारे में एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, वो भी चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे भी मैं भी डाल दूंगा मैं। और ये डिफरेंट चीज़ें ना, फंडामेंटल एनालिसिस पे भी एक वीडियो है। तो इन सारी चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करें, और फिर साथ साथ ये तो चलाएं अपना इंडेक्स फंड, साथ साथ बहुत कम अमाउंट से। मतलब शुरू में आपने ये नहीं कि कई लाख 10 लाख डाल दिए, 1-2 लाख, इवन 5,000 से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है जो आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं। तो छोटे बिल्कुल शुरू में तो बहुत ही छोटा, क्योंकि शुरू में जिसने आना होता है ना, मैं अपनी भी बात करूं तो शुरू में नुकसान आप ज़रूर करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको नुकसान होता है ना, क्योंकि शुरू में आप जब स्टॉक ख़रीदते हैं और फिर आपको ये होता है कि ये मैं बेचूं, थोड़ा सा वो ऊपर जाता है तो आप उसको बेच के प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो जब वो आप बेच चुके होते हैं तो देखते हैं और ऊपर चला गया, तो फिर आप कहीं ख़रीद लेते हैं, फिर वो किसी टाइम नीचे आ जाता है। या फिर दूसरी तरह कभी आप स्टॉक जा रहा होता है ऊपर और आप देखते हैं ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, ख़रीद लेते हैं, तो वो फिर नीचे दूसरी तरफ जाने लग जाता है। तो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन ये करना होता है कि कोई भी स्टॉक अगर आप ख़रीदें
तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, एकदम से बेचें ना। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है तो फिर भी अपने आप को रोक के रखना कि वो जो है इसको एकदम से बेचना नहीं है। ये इसकी मुझे 30 रुपये प्रॉफिटेबिलिटी मिली है, लेकिन ये क्या पता 100 रुपये ऊपर जा सकता हो। तो ये चीज़ें आपको अर्निंग पर शेयर देख के उस उनके ट्रेंड, फिर पी प्राइस टू अर्निंग रेशो वो देख के, ये चीज़ें जब सारी आहिस्ता आहिस्ता आप समझते हैं और टाइम के साथ साथ आप जब गलतियां करते हैं और आपको होता है कि इतना नुकसान हो गया, तो फिर आप जब दोबारा तीसरे साइकिल में, चौथे साइकिल में इस तरह जिस तरह आप करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हैं। तो अभी मैंने बल्कि रिसेंटली अपना जो मैंने पोर्टफोलियो चला रहा हूँ उसमें मैंने एक टारगेट रखा है कि 2024 सिर्फ मेरा बाइंग ईयर होगा, इसमें मैंने कोई स्टॉक बेचना नहीं है। उसमें एक ही एक्सेप्शन है कि कोई कंपनी बहुत ही मतलब उसके 1-2 क्वार्टर्स की रिपोर्ट्स नीचे चली जाएं उसकी अर्निंग्स और बहुत मुझे नज़र आ रहा हो, वरना मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। आप भी ये कर सकते हैं। साथ साथ आप जो है ना ये पैसिव के साथ एक्टिव को भी सीखने की कोशिश करें कि किस तरह करना है। अच्छा, एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में एक और चीज़ है कि आप ने ये अर्निंग्स पर शेयर, पी रेशोज़ और डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स तो देख लिए। आप कंपनीज़ वो चूज़ करें जिनमें आपको पक्का बिलीव है। मसलन आपने वो प्रोडक्ट्स घर पे भी यूज़ किए हुई हैं, तो अगर आप ये वैसे देखते रहेंगे कि ये फ़लाँ स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया है पिछले अरसे में और उसकी अर्निंग्स वगैरह भी नहीं देखेंगे, ट्रेंड नहीं देखेंगे, और वैसे उस प्रोडक्ट पे भी आप इतना बिलीव नहीं करते और आप ख़रीद लेंगे, तो वो क्या पता प्रोडक्ट ऐसी ही हो जो कि आप तक की तरह के और लोग भी उसको इतना पसंद ना करें और बाद में लॉन्ग टर्म में उसका अल्टरनेट जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा ऊपर चली जाएं। आपने ये करना है कि ऐसी कंपनीज़ जैसे बाटा और सर्विस ब्रांड है, इनमें जिस पे बिलीव करते हैं वो ले लें, दोनों ही वैसे अच्छे जा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे मसालों में नेशनल फूड्स वगैरह हैं। फिर इसी तरह अगर आप गाड़ियों वगैरह में जिसका आप देखते हैं कि जिसका पाकिस्तान में अच्छा ट्रेंड जाएगा, इनका अच्छी सेल्स हो रही हैं और आप भी बिलीव करते हैं उस ट्रेंड पे, यानी कि आप वो वाली कंपनीज़ लेंगे जिनको आप समझते हैं और जिन पे आपका अपना बिलीव है, तो थोड़ा सा ना वो आसान हो जाता है उस चीज़ को आगे चलाना। तो बाकी सेक्टर्स को भी थोड़ा सा, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सेक्टर्स को भी थोड़ा सा, मतलब किसी एक सेक्टर में नहीं डाल देना सब कुछ। उसमें फर्टिलाइज़र आ जाता है, ऑटोज़ आ जाता है, बैंक्स आ जाते हैं, फिर उसके अलावा पावर सेक्टर आ जाता है और बाकी भी ऑयल सेक्टर आ जाता है, बड़े बड़े सेक्टर ये है। अच्छा, इस वीडियो के की टेक अवेज क्या है? उसमें यह है कि अलमीज़ान इंडेक्स का जैसे पूछा गया था, वो एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स ऊपर ही जाते हैं तो बेशक आप उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर हो सके तो अपना एक पैरेलल पोर्टफोलियो भी बनाएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आपके पास लमसम अमाउंट भी है तो वो एकदम ना डालें, क्या पता वो अगले साल नीचे चला जाए। तो आपको बेहतर है कि उसको 4-5 पार्ट्स में महीना करके या थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गैप करके डाल दें। और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट रख लें। वो अमाउंट कम ज़्यादा भी हो सकती है अवेलेबिलिटी के लिहाज से। मसलन इस महीने 10,000 डाल दिए, अगले महीने 15,000 डाल दिए, तो इतनी वेरिएंस का इतना मसला नहीं होता। कुछ परसेंट ऊपर नीचे हो जाए। और अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट किसी टाइम पे आ जाती है, उसको फिर थोड़े से चंक्स में डिवाइड करके महीने पे डाल लें ताकि आपकी कास्ट एवरेज आउट हो जाए। और अपनी एज के लिहाज से, अगर आपकी एज मसलन 40 के है तो मेरे ख्याल में आपको 20% तक, और अगर एज जितनी ज़्यादा है फिर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज आप उस साइड पे रखें जो दूसरे लो रिस्क एसेट समझे जाते हैं, जैसे बैंक अकाउंट्स की इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, तो कुछ उसकी अपनी परसेंटेज उसमें भी रखने की कोशिश करें। तो इक्विटीज़ वगैरह इसमें इन्वेस्ट करने के साथ साथ इस वीडियो में मैंने सोचा था कि एक सिलसिला शुरू करते हैं कि अपने जो व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी नॉलेज भी थोड़ी सी चेक की जाए, और दूसरा इससे थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ेगी, एक दूसरे को भी, मतलब जो कमेंटर्स हैं और कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं उनको भी मौका मिलेगा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें जानने का। तो एक क्वेश्चन जो है आज का कर लेता हूँ मैं कि इंडेक्स फ़ंड के अलावा जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज़ हैं उनमें से 2-3 कैटेगरीज़ के आप नाम बताएं, तो वो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये एक सिलसिला जो है ना इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे अगली वीडियोस में भी। तो आखिर में मैं देख रहा था कि मेरे चैनल के अब तकरीबन 30% लोग जो है ना
वो हैं जो कि सब्सक्राइब करके चैनल देख रहे होते हैं। 70% अभी भी वो लोग होते हैं जो कि अनसब्सक्राइब्ड देख रहे होते हैं। तो ये मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस ज़्यादा जल्दी से आप तक पहुंच जाया करें। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश यही होगी कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाता रहूं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। सी यू इन द नेक्स्ट वन।